डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ब्रिटिश की सरकार हमारे देश को आजादी दे दिए, यानी कि जब भारत ब्रिटिश इंडिया थी तो हमारे भारत को दो भागों में बांट दिया गया था। एक वो क्षेत्र जिसमें राजा लोग शासन करते थे, जो क्षेत्र राजवाड़ों का क्षेत्र कहलाता था, और एक जिसमें ब्रिटिश का नियंत्रण था। फिर ब्रिटिश ने हमें आजादी दे दी और उन राजाओं को, हमारे देश के राजाओं को यह स्वतंत्रता दिया गया कि आप अगर चाहते हैं तो आप हमारे देश भारत में रह सकते हैं, या पाकिस्तान भी जा सकते हैं, या एक अलग देश भी बना सकते हैं। तो कुछ राजाओं का मन था कि वो भारत में रहें, ज्यादातर राजाओं का मन यही हुआ। अच्छा, ये बहुत बड़ा खतरा भी था हमारे देश के लिए, लेकिन इस खतरा से निपटने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास किया उन्होंने और भारत को जोड़े रखा। उसके बावजूद भी भारत के कुछ हिस्से, कुछ जो रियासतें थी, वो स्वतंत्र रहना पसंद करती, और वो स्वतंत्र रहना जब पसंद किए, उसमें से हैदराबाद आता है, मणिपुर, जूनागढ़, और एक जो हाल फिलहाल में अभी आप लोग जान रहे होंगे कश्मीर के बारे में। तो ये सब जो रियासतें थी ना, वो अलग रहना पसंद करने लगे। तो ये लोग अलग रहे भी, लेकिन इनको भी भारत में विलय करवाया गया, भारत में शामिल किया गया। कैसे किया गया, आज के क्लास में हम लोग यही जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी जो वर्तमान का मानचित्र है भारत का, इस मानचित्र में हमने मार्कर से मार्क लगाया हुआ है कि हैदराबाद भारत के मानचित्र में कहां पर स्थित है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत के बीचों बीच नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत बीच में वो क्या है, स्थित है। यानी कि हैदराबाद के अगल बगल भी भारत के बहुत से हिस्से हैं। तो सोचिए, अगर यहां पर एक अलग देश बन जाता तो फिर एक और अलग पाकिस्तान का निर्माण हम लोग कर देते। अगर ऐसा होता तो एक ही पाकिस्तान तो ऐसे ही झेल रहे हम लोग। पाकिस्तान शब्द से थोड़ा सा याद आ गया कि पिछले क्लास की वीडियो में कोई एक स्टूडेंट है, पता नहीं नाम तो शायद सूरज है, और उनका एक कमेंट आया हुआ था, सर कि एक पाकिस्तान के खिलाफ आप हमें शायरी बता दीजिए पाकिस्तान से रिलेटेड। तो उनकी हालतों को देख करके तो कोई शायरी बनती नहीं है, पर इतना कहेंगे कि एक हिंदुस्तानी दिल है जो मोहब्बत के लिए रखा है, ये सर और तन शहादत के लिए रखा है। तुझे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रे पाकिस्तानी, इसीलिए तो चाइनीज कुत्तों को अपने हिफाजत के लिए रखा है। पाकिस्तान का हालत ऐसा है कि वो अकेले कुछ कर नहीं सकता, उसको चीन की सहायता चाहिए। खैर, ये तो शायरी की बातें हो गई। चलिए बात कर लेते हैं, और हम स्टूडेंट के कमेंट का कद्र करते हैं, उनकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। खैर, बात कर लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, वर्तमान का मानचित्र दिया हुआ है। किस चीज का मानचित्र है? भारत का मानचित्र है, और भारत के मानचित्र में हैदराबाद, मणिपुर कहां है? पहले हैदराबाद पर बात कर लेते हैं। हैदराबाद कहां है, मैंने मार्क लगा दिया है, ठीक है। और आज का वीडियो क्लास में हम लोग केवल हैदराबाद का विलय पढ़ेंगे, यानी हैदराबाद भारत संघ में कैसे शामिल हुआ। तो चलिए तुरंत हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है हैदराबाद का एकीकरण। हैदराबाद का एकीकरण कैसे हुआ, तो थोड़ा सा समझेंगे आप लोग कि हैदराबाद जो था ना, वो भारत के सबसे बड़ी रियासत, वो अमीर रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत भी थी और सबसे अमीर रियासत भी कौन सी थी? हैदराबाद। अब यहां पर क्या था, यहां का जो शासक था उसको निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। और निजाम जो थे ना, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। स्वतंत्र रहना चाहते थे। वो भारत में नहीं रहना चाहते थे, वो भारत से अलग रहना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो भारत सरकार ने क्या किया कि इन्हें शामिल करने की कोशिश की। जैसे कि आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि ये शामिल करने, लोगों को इकट्ठा एक सूत्र में बांध कर रखने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री रहे, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको ये दिया गया था जिम्मेदारी, और ये पूरा श्रेय भी उनको जाता है कि उन्होंने भारत को जोड़ के रखा एक सूत्र में। तो उन्होंने बहुत तरीके से प्रयास किया और हैदराबाद के निजाम को समझाया, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने एक चाल चली। चाल क्या चली? उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने नवंबर 1947 को भारत सरकार के साथ 1 वर्ष की यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया। यथास्थिति बहाल का अर्थ होता क्या है, जान लीजिए। उन्होंने यह समझौता किया, 1 साल तक जिस स्थिति में हम लोग हैं, यानी जैसा चल रहा है चलने दीजिए।
हमें 1 साल का समय दीजिए, हम इस पर चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। यह भारत सरकार के साथ क्या किया गया? समझौता किया गया। किसके द्वारा? तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा। जब भारत की सरकार हैदराबाद के निजाम को यह समझा रहे थे कि आप स्वतंत्र राष्ट्र मत बसाएं, आप अलग ना हो, तो वहां के जो निजाम थे उन्होंने एक चाल चली, और वो कहते क्या हैं कि नवंबर 1947 को भारत सरकार के साथ एक समझौता किया, और उस समझौता का नाम दिया गया यथास्थिति बहाल समझौता। वो बोलते हैं कि अभी जिस प्रकार का सिचुएशन है उसी सिचुएशन में हम लोगों को रहने दें, हमें 1 साल का समय दीजिए, मैं इसके बारे में चिंतन करूंगा, सोचूंगा। उनका यह सोच था कि जब तक 1 साल का समय दिया जाएगा सरकार के द्वारा हमें, तब तक मैं अपनी स्थिति और भी मजबूत कर लूंगा, और जब मैं मजबूत स्थिति में हो जाऊंगा, जब हमारी स्वतंत्र राष्ट्र, एक अलग राष्ट्र निर्माण हो जाएगा, फिर इस राष्ट्र के ऊपर भारत को कब्जा करने के लिए बहुत ताकत लगेगी। इस चाल को कुछ लोगों ने समझ लिया, इस चाल को कुछ लोगों ने समझ लिया, और हुआ क्या जान लीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी व हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में जो उनका मंसूबा था ना, उनका जो सोच था, निजाम जी का जो निजाम है, शासक जो हैं हैदराबाद के शासक, उनका जो सोच था, उस सोच को लोगों ने जान लिया, उसकी मंसूबे को लोगों ने भांप लिया, और ये 1 साल का समय देने से इनकार भी कर दिया लोगों ने। क्या किया? सरकार तो मान चुकी थी, मगर कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद के कांग्रेस, ये 2 तरह की पार्टियों ने नेतृत्व किया, और इसकी नेतृत्व में किसानों और महिलाओं के द्वारा निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। यानी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जो थे हैदराबाद में, जो कांग्रेस थी, यानी हैदराबाद के कांग्रेस की पार्टी, इन दोनों की अगुवाई में किसानों और महिलाओं के द्वारा निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। अब जब आंदोलन शुरू किया गया तो क्या हुआ? आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? हैदराबाद के निजाम के द्वारा। अब जब हैदराबाद के निजाम के द्वारा आंदोलन की दबाने की कोशिश की गई, तो प्यार से नहीं दबाया गया, समझाया नहीं गया, वो पारा मिलिट्री फोर्स का प्रयोग किए, जिसका हिंदी होता है अर्धसैनिक बल। पारा मिलिट्री फोर्स का प्रयोग किए उन्होंने, और पारा मिलिट्री फोर्स जो अर्धसैनिक बल होता है, उसको ना हैदराबाद में रजाकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस समय? रजाकर। ये आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि अर्धसैनिक बल को हैदराबाद में निजाम के काल में क्या कहा जाता था? रजाकर कहा जाता था। तो उन्होंने क्या की? फोर्स लगा दी, यानी कि ये एक वॉर का रूप ले रहा था धीरे धीरे। अब देखिए, 1 साल की समझौता हो चुकी थी, अब साल खत्म होने वाला था, वो टाइम पीरियड खत्म होने वाला था। उसी पीरियड में क्या हुआ? सितंबर 1948, ये नवंबर में हुआ था ना, नवंबर 1947 में हुआ था, 1 साल खत्म होने वाला था। भारत सरकार तो मान चुकी थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के लोगों ने मन को भांप लिया था निजाम का, कि इसका बंदा का सोच कुछ अलग है, ये कुछ करना चाहता है, ये चिंतन नहीं करेगा, चिंतन तो करेगा लेकिन विलय होने के लिए नहीं, अलग होने के लिए। तो उन लोगों ने क्या किया? विरोध किया, और जैसे विरोध किया तो समय भी हो गई थी, सितंबर 1948 का समय आ चुका था। भारत सरकार ने क्या कहा कि लोगों को प्यार से नहीं, अब वॉर से मिलाना पड़ेगा। तो अगर किसी को वॉर पसंद है तो हम भी वॉर ही चाहते हैं, वॉर से अगर आप मानना चाहो तो वॉर ही करेंगे। ध्यान दीजिए, 1948 में भारत सरकार द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई। किसके खिलाफ? हैदराबाद के निजाम के खिलाफ। किसके खिलाफ? हैदराबाद के निजाम के खिलाफ। सितंबर 1948 में भारत सरकार के द्वारा भी सैन्य कार्रवाई की गई, और एक समय ऐसा आया जब हैदराबाद के निजाम जो थे वो आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए, और उन्होंने भारत संघ, हैदराबाद की जो रियासत है वो भारत संघ में विलय हो गए, यानी वो विलय हो गया, एकीकरण हो गई, वो शामिल हो गया भारत में। तो पहले तो प्यार से मनाया गया था लेकिन माने नहीं, और जब वो मिलिट्री फोर्स का प्रयोग किए, पारामिलिट्री फोर्स का, तो हमारी सरकार ने भी सैन्य बल का प्रयोग किया, और लास्ट में वो आत्मसमर्पण करते हैं और बोलते हैं कि मैं भारत का हिस्सा बन जाऊंगा। तो आज के क्लास में आप लोगों ने ये जाना
कि हैदराबाद रियासत जो स्वतंत्र भारत से अलग था वो भारत में कैसे शामिल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा, और किसी भी प्रकार का अगर कोई शंका, कोई संदेह, तो कमेंट सेक्शन जरूर भर दें आप अपने सवालों से। और नहीं तो कुछ करना ही होगा ना आपको। अच्छा लगा तब भी बताएं, खराब लगा तब भी बताएं। और हाँ, मैं तमाम अपने सभी साथियों से, विद्यार्थियों से एक चीज अनुरोध करूंगा कि आप हमारी कमी को बताएं कि हम क्या कमी करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट फीडबैक देते हैं, अच्छे फीडबैक देते हैं, और जरूरी होता है, और सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी कमी को दिखाए। खैर, आप कमेंट करें जैसा भी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, क्या समझ में नहीं आया, आप वीडियो देखने के बाद क्या महसूस करते हैं, किस तरह की सवाल आपके दिमाग में आते हैं, ये सारा चीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, जैसे आज एक कमेंट का जो डिमांड था, शायरी मैंने सुना दी, आपका भी कोई डिमांड होगा तो भी सुनाइएगा। मैं आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।